गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिरसल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 पार्ट 6 1945 के बाद का विश्व पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े गए असंख्य युद्धों के वितरण से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। फिर भी उन युद्धों में सदा वैश्विक प्रभाव रखने वाले युद्धों में अधिकांश आधुनिक युग के दो महायुद्ध प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समावेश किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, परंतु अपनी कुछ सीमाओं के कारण वह निष्फल हो गया और ईस्वी सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हताशा, मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पुनः एक बार आवश्यकता समझाई। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अब हम संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य दर्शाए गए हैं। यह उद्देश्य निम्नलिखित है: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, इसके लिए शांति के अवरोधक तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग कृत्यों को दबा कर देने वाले प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना, हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े को शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल निकालना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना करके अंतर्राष्ट्रीय जो भी झगड़े होते हैं उन्हें शांतिपूर्ण उपायों से हल करना चाहिए, ये समझाया है। आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करने तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाना। यहाँ पे आत्मनिर्भर का अर्थ है खुद कोई भी निर्णय लेना और राष्ट्र के बीच ऐसे संबंध बनाने चाहिए जैसे कि मित्र हो हमारा, ऐसे हमारे संबंध बना के हमें विश्व शांति का बनाए रखना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानववादी समस्या का निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभावों के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रता या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना। इसमें समझाया है कि सभी मनुष्य को, सभी व्यक्तियों को मानव अधिकार दिए गए हैं, वो सभी बिना भेदभाव के उन्हें उपयोग करना चाहिए। इसमें ये समझाया है। इन समान ध्येयों को सिद्ध करने के लिए कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच सांप्रदायिक लोग लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। इस तरह दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि युद्ध की तजली और चिर शांति की झंखना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य ध्येय है, ऐसा कह सकते हैं। अब हम शीत युद्ध 1945-1962 के कारण और परिणाम पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं ने विश्व नेतृत्व अमेरिका और रूस के लिए लिया। युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस, रूस अमेरिका के साथ रहे, परंतु युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति की विचारधारा भिन्न होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग पड़ गए। युद्ध के बाद समय में ये दोनों सत्ताएं विश्व राजनीति के केंद्र स्थान पर रखकर दोनों विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाने का सक्रिय प्रयास किया। इस अवधि के दौरान विश्व दो सत्ता गुटों में बंट गया। सत्ता के दो ध्रुव अमेरिका और रूस में केंद्रीकरण हुआ, इसीलिए इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। विश्व के युद्ध के बाद दो महासत्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण न रहे, दोनों गुटों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ। सत्ता के लिए खींचाताना और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण हुआ और उन्हीं कारण से शीत युद्ध की अवधि के रूप में पहचाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुआ। नाजीवाद जर्मनी और फारसीवादी इटली के विरोध मित्र देशों में रूप से लड़ने और विजय हुए। अमेरिका और रूस के दोनों विरोधी सत्ता गुट सैन्य और गुट बने, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र और बने, उनके बीच शीत युद्ध हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस के विजय होते हुई परंतु
भये हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ताओं के बीच में अपना स्थान खो बैठे। युद्ध में हारे हुए जर्मनी, इटली, जापान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी तरह बर्बाद हुए। इन देशों में समाजवादी दलों का सत्ता सौंपी, जिससे उन पर रूस का आश्चर्य रहा। इस अवधि के दौरान रूस ने अणु परीक्षण 1949 के करके एकमात्र अणु बम रखने वाले प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। पश्चिम यूरोप के जिन देशों में ब्रिटिश अमेरिका दलों में मुक्त किया था, वहीं धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हुई। अब हम सैन्य गुटों में बटा विश्व पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व में के देशों में या एक दूसरे के सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, गतिमान बनी। दोनों सत्ता गुटों के बीच अधिविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए। सोवियत और संघ साम्राज्यवाद में बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित दोनों देशों के नाटो नामक एक संगठन अप्रैल 1949 में बना। दक्षिण में पूर्व एशिया में देशों की रक्षा करने के लिए अन्य सैन्य गुट की रचना की स्थापना की गई। यह गुट सिटो 1945 के रूप में जाना जाता है। इस सैनिक संगठन के विरोध रूस ने वर्साई संधि के नाम से सैनिक संगठन की रचना की। इस संगठन को अल्बानिया, बेलोनिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और रूस सदस्य थे। मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा ने सेंटो भगत समझौता नामक एक गुट निर्मित हुआ, परंतु इराक के क्रांति न होने के वह गुट अलग हो गया। बाद में वह गुट नेतृत्व अमेरिका ने किया। अब हम देखेंगे शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों का सृजन और उसका उपयोग। शीत युद्ध के दौरान समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र स्पर्धा हुई और शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंककर अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की। 1945 के इसके बाद 4 वर्ष सोवियत यूनियन रूस ने परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने ईस्वी सन 1961-1962 में घेराबंदी घोषित की गई। अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा करने के लिए सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों को सुसज्जित मिसाइल वाले जहाज कैरिबियन सागर में भेजा। दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे को परमाणु शक्तिशाली का उपयोग करके धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्रों ने बीच पहली बार हाईलैंड पर बातचीत हुई, जिसमें सोवियत यूनियन ने अपने जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया और दोनों के बीच युद्ध होने से बच गया। इस घटना को क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। इससे दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर संवाद और आदान प्रदान शुरू हुआ। दोनों महासत्ताओं के बीच गलतफहमी दूर हुई, मार्ग प्रशस्त हुआ और दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण करने का कार्य। इस कारण काबुक की समस्या को शीत युद्ध का अंत की शुरुआत माना जाता है। अमेरिका सोवियत यूनियन के ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति के परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने में प्रतिबंध लगाने का सम्मत हुए। इसे परमाणु परीक्षण निसंधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किए और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। साथ ही चीन के भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। यह संधि एक दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी। फिर भी विश्व के बीच 5 राष्ट्र अणु शस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के स्थायी वीटो सत्ताधारी सदस्य राष्ट्र थे। दो महासत्ताओं के बीच शीत युद्ध की तीव्र घटने या उसके बीच संबंध सुधारने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर अंकुश रखने की और कमी करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किया और भारत ने इन संधियों का स्वागत किया, परंतु यह हमेशा निशस्त्रीकरण
करण की पहल करता है। जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा तब तक परमाणु शस्त्रों के खतरे से विश्व मुक्त नहीं हो सकता है। इसमें हमें बताया है कि निशस्त्रीकरण हमें शस्त्रों का उपयोग किए बिना ये सारा युद्ध समाप्त करना चाहिए और शांतिपूर्वक इसका उपाय निकालना चाहिए। शस्त्रों से लड़ने से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और उससे कई नुकसान बढ़ता है। इसीलिए हमें समझाया गया है कि निशस्त्रीकरण से ही युद्ध करना चाहिए, शांतिपूर्ण से उसे युद्ध को पूरा करना चाहिए। ऐसी इसमें शीत युद्ध निशस्त्रीकरण के परमाणु राज्य शस्त्रों में सुजान का उपयोग को समझाया है। अब हम एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के पराधीन देशों में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश की भेदभाव की नीति के कारण आज़ादी के साथ ही भारत दो भागों में बट गया। इस तरह भारत और पाकिस्तान ऐसे दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। आज़ादी की लंबी लड़ाई के पश्चात भारत का देश आज़ाद हुआ 1947। इस तरह ब्रिटेन के साथ कई राष्ट्र संघर्ष करके राष्ट्र स्वतंत्रता हुई और उसमें म्यांमार और श्रीलंका, इंडोनेशिया 1950 में स्वतंत्र हुए। इसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी दौरान एशिया देश लासन कम्युनिटी में स्वतंत्र राष्ट्र बने। अब हम अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय पढ़ेंगे। अफ्रीका के देशों के लिए राष्ट्रीय विश्व युद्ध की सुखद परिणाम आया। महायुद्ध पूरा हुआ तब केवल एबिसियन, इथियोपिया, दक्षिण अमेरिका, संघ इजिप्ट स्वतंत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद एशिया के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन गतिमान हुए और स्वतंत्रता की मांग करने के लगे। परिणाम ये हुआ कि 1951 से 1966 तक के 16 वर्ष के समय में अफ्रीका के 40 छोटे बड़े देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। समाजवादी सत्ता विश्व में अपना प्रभुत्व छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सत्ता टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए। परंतु कई देशों ने दो महासत्ता गुट या सैन्य गुट के साथ जुड़कर स्वतंत्र रहकर अपने राष्ट्र का विकास चाहते थे। अब हम गुट निरपेक्ष नीति आंदोलन पढ़ेंगे। विश्व के दो महासत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया। दो विरोधी महासत्ता और सैन्य गुट अमेरिका और रूस के साथ कई राष्ट्र शामिल हुए और कई राष्ट्र शामिल नहीं भी हुए, यानी कि विश्व में किसी भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में न जुड़ने वाले राष्ट्र गुट और उनके द्वारा अपनाई गई विदेशी नीति गुट निरपेक्ष नीति के रूप में जानी जाती हैं। विश्व की दो महासत्ताओं की विचारधारा में जुड़े बिना तटस्थ राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से परंतु अपने अस्तित्व के साथ सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। इस समय भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति संकल्प, इजिप्ट के राष्ट्रीय कर्नल नासर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो का गुटनिरपेक्ष नीति का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। विचार विमर्श के अंत में इंडोनेशिया के बांडुगु में तटस्थ राष्ट्रों को एक परिषद आयोजित की गई 1955। इस परिषद में एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 देशों में प्रतिनिधित्व उपस्थित हुए। प्रतिनिधित्व के विश्व के गरीबी देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग से कार्यक्रम को साम्राज्यवादियों के द्वारा यह घोषणा की गई कि इस परिषद में तटस्थ देशों के संगठन के रूप में और भावी कार्यक्रम निश्चित किया गया। 1961 में बेनलैंड आयोजित परिषद में विधेयपूर्वक गुटनिरपेक्ष नीति आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट संस्था की स्थापना हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति की अपनाई। गुटनिरपेक्षवादी आंदोलन ने मूल्यवान नेतृत्व प्रदान किया और नेहरू मानते थे कि कोई भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बदले तटस्थ रहने से राष्ट्रीय हितों का रक्षा अधिक तरह से अच्छी तरह हो सकती है। भारत ये मान्यता रही है कि विश्व का दो प्रतिस्पर्धा सत्ता गुट या सैन्य गुट में विभाजित विश्व शांति के लिए खतरा रूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है। आज विश्व के सबसे अधिक देश गुटनिरपेक्षवादी गुट के सदस्य हैं। क्वालालंपुर में 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 2003 में अंतिम 4 दशक में विश्व पर अनेक घटनाएं घटित हुई। सोवियत संघ में विघटन होने पर
रूस के वैश्वर्य कम हुआ, अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में मजबूत बना। अलबत्त विश्व के देशों में समाजवादी नीति घटी जा रही है और इस सहयोग में गुट-निरपेक्षवादी गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तटस्थ राष्ट्रों ने गुट-निरपेक्षवादी का यह नया अभिगम अपनाकर विश्व की राजनीति में उचित योगदान देने में सफल रहे। विश्व में सर्वथा शांति बनाए रखने के लिए युद्ध की घटनाएं बनी, मानव समाज और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे तथा महासत्ताओं में निशस्त्रीकरण को अपनाए और विचार विकसित करते रहे। इसी के लिए नैतिक प्रभाव स्थापित करने में गुट निरपेक्षवाद की सफलता मिली। अब बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में जर्मन का विभाजन और एकीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।